वंदे तद्गुणलब्धे। हमारी चर्चा ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय की चल रही थी, जिसमें ज्ञाननय की मुख्यता से अब चर्चा चल रही है और विषय मैंने अपनी उत्कृष्ट सूक्ष्मता को ग्रहण कर चुका है। क्यों? देखो इतनी अच्छा सूत्र यहाँ बताया परीक्षा मुख का, कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीत, कि कर्म के समान ही कर्ता, करण और क्रिया की भी प्रतीति होती है। एग्जाम्पल दिया, घट महमात्मना वेदमी। मैं अपने आत्मा से अथवा अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। तो इसमें आप घड़े को जानते हो कि मैं जानता हूँ, ऐसे मैं को भी जानते हो, और मैं जानता हूँ ऐसे उस क्रिया को भी जानते हो। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान में स्वपर का उभासन होता है। पूनम पढ़ोगी? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर किसी और से पढ़ाएंगे। चलो पढ़ो आराम से। अभेद में भेद किए बिना उसका कथन नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना पड़ता है कि ज्ञान अपने में ज्ञेयाकारों को जानता है। ज्ञेयाकार तथा उन्हें जानने वाले ज्ञान को एक बताने वाली मुमुक्षु समाज में प्रचलित आध्यात्मिक भजन की यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है। ज्ञेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है। ज्ञेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, कलाकार माने उसको बनाने वाला, वो पूरी रचना किसकी है? ज्ञान की है। उसका कलाकार कौन है? ज्ञान है। और ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है। बढ़िया आगे। ज्ञान का स्व पर प्रकाशक स्वभाव अत्यंत गंभीर और उपयोगी विषय है, जिस पर पृथक विचार विश्लेषण अपेक्षित है। यहाँ तो मात्र ज्ञान नय के संदर्भ में यह आवश्यक स्पष्टीकरण किया गया है, जिसे समझकर अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेना ही श्रेयस्कर है। अभी तो अपनी ज्ञान नय की चर्चा चल रही है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न भी आए। अर्थात्मक, शब्दात्मक, ज्ञानात्मक वस्तु का स्वरूप गाय के उदाहरण से समझाया था, और उपयोगिता स्पष्ट करें। फिर इसमें ज्ञान और अर्थनय के संदर्भ में ज्ञान के स्वप्र प्रकाशक स्वभाव की चर्चा हुई। अब प्रारंभ होते हैं अपने नैगम आदि सप्तनय। चलिए पढ़िए। नैगम आदि सप्तनय महाशास्त्र तत्पार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में नैगम आदि 7 नयों का स्वतंत्र उल्लेख किया गया है, जबकि उसकी टीकाओं तथा धवला टीका आदि में इन 7 नयों को द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के भेद के रूप में भी बताया गया है। धवला टीका का वह कथन इस प्रकार है। आप जानते धवला टीका किस ग्रंथ की टीका है? भैया की है शायद, भैया षटखंडागम की है ना शायद। राइट, षटखंडागम जी की टीका, उसका नाम है धवला। इसके रचयिता हैं वीरसेन स्वामी आचार्य। और षटखंडागम की रचना किसने की थी? पुष्पदंत और भूतबली। ठीक है, तो वहां जो प्रकरण आया प्रारंभ में ही धवला टीका में नए 2 प्रकार का कहा, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। ये विषय भी बड़ा रोचक है और समझने वाला है। चलिए पढ़िए। इस प्रकार वह नय 2 प्रकार का है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक।
वहाँ जो द्रव्यार्थिक न्याय है वह 3 प्रकार का है, नैगम, संग्रह और व्यवहार। पर्यायार्थिक न्याय 4 प्रकार का है, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। उक्त भेद विगत अध्याय में वर्णित भेदों से भिन्न है। इन 7 न्यायों का स्वरूप, भेद, प्रभेद, प्रयोग और उपयोगिता आदि सभी बिंदुओं पर श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, धवला टीका, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक न्याय चक्र तथा परम भाव प्रकाशक न्याय चक्र में विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। अतः यहाँ उनकी परिभाषा, प्रयोग तथा उपयोगिता पर संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। चलिए नैगम न्याय की चर्चा देखिए, पढ़िए। नैगम न्याय, श्लोक वार्तिक न्याय विवरण। श्लोक 31 में संकल्प मात्र के ग्राहक को नैगम न्याय कहा है। देखो हमने इस बताया था संदर्भ में कि संकल्प ग्राही न्याय वो नैगम न्याय है, यानी संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला वो नैगम न्याय है। आचार्य पूज्यपाद क्या लिखते हैं? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम न्याय है। जैसे हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पूछता है, आप किस काम से जा रहे हैं? तो वह कहता है, प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। यद्यपि उस समय उसके हाथ में प्रस्थ नहीं फरसा है, तथापि उसका इरादा लकड़ी काटकर प्रस्थ बनाने का है, इसलिए प्रस्थ लाने का वचन प्रयोग किया गया है। हाँ जी, समझ में आया कि कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जा रहा है, किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, जबकि उसके हाथ में प्रस्थ माने होता है अनाज नापने का एक लकड़ी का कटोरा, तो उसके हाथ में प्रस्थ नहीं है, फरसा है। फिर भी उसका संकल्प लकड़ी काटेगा, फिर उससे वो प्रस्थ बनाएगा। इसलिए यहाँ क्या कह दिया कि प्रस्थ लाने जा रहा है, क्योंकि वो करेगा ना, ऐसा उसका संकल्प है, इसलिए संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम न्याय कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय काल की अपेक्षा नैगम न्याय के 3 भेद बताते हुए कहते हैं, जो न्याय अतीत, अनागत और वर्तमान को विकल्प रूप से साधता है वह नैगम न्याय है। देखिए इस इन्होंने 3 भेद किए इसके, जो न्याय अतीत, अनागत और वर्तमान को विकल्प रूप से साधता है, माने संकल्प रूप से साधता है, वो नैगम न्याय है। अब इसके आधार पर इसके 3 भेद हो गए, भूत नैगम न्याय, वर्तमान नैगम न्याय और भावी नैगम न्याय। अब जो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक न्याय चक्र है डॉक्टर हुकमचंद बारेल जी का, उसके आधार पर इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। भूत नैगम न्याय पढ़िए। भूत नैगम न्याय, जो कार्य हो चुका हो उसका वर्तमान काल में आरोप करना भूत नैगम न्याय है। जैसे आज के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, यहाँ भूतकाल में घटित घटना का वर्तमान में संकल्प किया जा रहा है, यही संकल्प करने वाला ज्ञान नैगम न्याय है। देखो क्या कह रहे हैं, अब आप देखो कितना अशुद्ध प्रयोग है, देखा जाए तो आज के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, यहाँ भूतकाल में घटित घटना का वर्तमान में संकल्प किया जा रहा है। बल्कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, या आज भगवान महावीर का निर्वाण हुआ है। ठीक है, तो है तो भूतकाल का काम, लेकिन वर्तमान में कहा जा रहा है। निष्पन्न हुआ था भूतकाल में, लेकिन अभी वर्तमान में तो अनिष्पन्न है ना, अभी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसको ऐसा कहना कि जैसे मानो आज कि अभी अभी सुबह सुबह जो है ना भगवान मोक्ष जाने वाले हैं, भगवान 6 बजे मोक्ष चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जितना भी ये वर्णन है वो नैगम न्याय के एंगल से है। ये नैगम न्याय का विषय धवला जी में भी बहुत अच्छा इसका सुंदर प्रतिपादन है। तो कभी आप लोगों को मौका लगे तो जरा ध्यान से समझना उस विषय को। इसी में ये कहते हैं कि इस अपेक्षा देखें तो
त्रिकालवर्ती पर्यायें द्रव्य में सदैव निमग्न रहती हैं। यानी जो भूतकाल में हो गया, जो भविष्य काल में होना है, जो वर्तमान में हो रहा है, अगर वो सर्वथा अभाव रूप होता तो आप अपने ज्ञान का विषय कैसे बनाते उस भूतकाल वाले को? क्योंकि भूतकाल की पर्याय तो चली गई, लेकिन फिर भी वस्तु तो वही है ना। उस वस्तु में वो ही वस्तु आज भी उस भूत भविष्यत वर्तमान की त्रिकाल शक्ति को लिए हुए है। ठीक है, इस प्रकार का बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें। चलिए। हमारे सामाजिक जीवन में भी इस न्याय का प्रयोग बहुत प्रचलित है। यदि इस न्याय को स्वीकार न किया जाए तो दीपावली, महावीर जयंती, रक्षाबंधन आदि पर्व मनाना तथा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि आयोजित करना संभव न हो सकेगा। सेवानिवृत्त जज को बाद में भी जज कहने का रिवाज जगत में है ही। देखो, ये सब भूत नैगम न्याय के प्रयोग हैं। कि भूतकाल में थे, लेकिन आज भी उन्हें क्या कहते हैं? भूतकाल में मंदिर के प्रधान जी थे, लेकिन आज भी क्या कहते हैं? प्रधान जी। समझ में है? भूतकाल में फौजी साहब थे, आज भी उसे कहते हैं फौजी। नैगम न्याय की परिभाषा में प्रयुक्त नैगम न्याय की परिभाषा में प्रयुक्त अनिष्पन्न शब्द को भूत नैगम न्याय में घटित करते समय भूतकालीन कार्य निष्पन्न हो चुका है, वर्तमान में निष्पन्न हो नहीं रहा है, इस अपेक्षा उसे अनिष्पन्न कहा गया है। परिभाषा हमने कही थी ना कि अनिष्पन्न को निष्पन्न रूप से संकल्प करता है। अनिष्पन्न अर्थ में ये रहा। अनिष्पन्न अर्थ में माने जो काम अभी नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। तो भूत नैगम न्याय में अनिष्पन्न शब्द को कैसे, भूतकालीन कार्य निष्पन्न हो चुका है पहले ही, लेकिन वर्तमान में तो निष्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए उसको यहाँ का अनिष्पन्न। लेकिन उसमें भी ऐसा कहना जैसे मानो आज ही हो रहा हो। अब वर्तमान नैगम न्याय। वर्तमान नैगम न्याय जो प्रारंभ की गई पकाने आदि क्रिया को लोगों के पूछने पर सिद्ध या निष्पन्न कहता है, वह वर्तमान नैगम न्याय है। भोजन बनाने की तैयारी करते हुए अर्थात ईंधन जल आदि का संग्रह करते हुए अथवा दाल चावल आदि धोते हुए व्यक्ति से यह पूछे जाने पर कि आप क्या कर रहे हो और वह कहे कि मैं भोजन पका रहा हूँ, तो यह कथन वर्तमान नैगम न्याय का है। देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है? जो प्रारंभ की गई पकाने आदि की क्रियाओं को, माने नजदीकी की बात है। भूत नैगम न्याय में और वर्तमान नैगम न्याय में इतना डिफरेंस है कि भूत नैगम न्याय में वो कार्य दूर है अभी, और वर्तमान नैगम न्याय में नजदीक है। ठीक है, और यहाँ कार्य का प्रारंभ हो चुका है, वहां अभी कार्य का प्रारंभ नहीं हुआ, उसके साधन आदि जुटाए जा रहे हैं, वो भूत नैगम न्याय। गलत बोला मैं, भूत नैगम न्याय नहीं, भावी नैगम न्याय। वर्तमान नैगम न्याय में भी अभी नहीं हुआ काम, आगे होना है, और भावी नैगम न्याय में भी आगे होना है। तो वर्तमान नैगम न्याय और भावी नैगम न्याय में क्या डिफरेंस है कि भावी नैगम न्याय में अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन कार्य का संकल्प हुआ है, और वर्तमान नैगम न्याय में वो कार्य प्रारंभ हो गया है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। हाँ जी, पढ़िए। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र को शास्त्री कहना इसी न्याय का प्रयोग है। समेत शिखर की यात्रा पर जाते समय रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ व्यक्ति इसी न्याय का प्रयोग करते हुए कहता है कि मैं शिखरजी जा रहा हूँ। अब देखिए, अभी ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मैं शिखरजी जा रहा हूँ। ठीक है, ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं शिखरजी जा रहा हूँ, और एक व्यक्ति पैसे इकट्ठे कर रहा है, ठीक है, नए नए कपड़े सिलवा रहा है, और कह रहा है कि मैं शिखरजी जा रहा हूँ।
दोनों कथन में कुछ अंतर है? अलग अलग नैगम न्याय हुए दोनों में, अब बताइए। भैया जो वो कपड़े पहले सिलवा रहा वाला और पैसे इकट्ठे उसका कर रहा है भैया, वो भावी हो जाएगा। भविष्य निगम में आएगा। वो क्या है? वो भविष्य उसमें वेरी आएगा, गुड, भावी भावी नैगम नैगम न्याय। न्याय है। भावी निगम में है। जो और जो ऑटो रिक्शा रेलवे में, स्टेशन जा रहा है, हाँ, हाँ, जो जो ऑटो रेलवे रिक्शा स्टेशन में जा रहा बैठ है वो गया वर्तमान निगम, वो वो वर्तमान वर्तमान नैगम। निगम। यद्यपि अभी शिखर जी नहीं जा रहा, अभी स्टेशन जा रहा है, लेकिन यहाँ कार्य का प्रारंभ हो गया है। आप कहोगे कार्य का प्रारंभ तो वहां भी हो गया, कपड़े बनवा रहा है, लेकिन फिर वही नजदीकी और दूरी का फर्क लगा लेना। अब आइए भावी नैगम में। भावी नैगम न्याय जो अनिष्पन्न भावी पदार्थ को निष्पन्न की तरह कहता है उसे भावी नैगम न्याय कहते हैं। जैसे अप्रस्थ को प्रस्थ कहना। वर्तमान नैगम न्याय में तो प्रारंभ हो चुके कार्य में उसकी पूर्णता के संकल्प का ज्ञान किया जाता है, जबकि भावी नैगम न्याय में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ, मात्र उसे करने का संकल्प मात्र किया है। यह संकल्प ही भावी नैगम न्याय का विषय बनता है। अंतर समझ में आ गया आप लोगों को दोनों का? वर्तमान नैगम न्याय में प्रारंभ हो चुके कार्य में अभी अपूर्ण है, लेकिन उसकी पूर्णता के संकल्प का ज्ञान किया। लेकिन भावी नैगम न्याय में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ, मात्र उसे करने का संकल्प मात्र किया है। हाँ जी, भैया हाँ जी। ये प्रस्थ का मतलब आपने बताया था अनाज रखने का बर्तन, कटोरा, तो ये कटोरा अप्रस्थ लकड़ी का कहना बनता इसे है, लकड़ी का हाँ तो बनता ये है। अप्रस्थ क्या है? अप्रस्थ है जो प्रस्थ नहीं है, उसको भी प्रस्थ कहना। जैसे वो फरसा लेकर चला और क्या कहता है कि मैं प्रस्थ लाने जा रहा हूँ। प्रस्थ लाएगा कि पहले लकड़ी लाएगा? लकड़ी लाएगा, लकड़ी तोड़ के लाएगा, फिर उसको बैठ के, ठीक है, फिर बनाएगा उससे कटोरा लकड़ी का। लेकिन अभी प्रस्थ नहीं है, फिर भी उसको प्रस्थ कहना है क्योंकि संकल्प ग्रहण किया है उसने। हाँ जी, पढ़िए। यह नए संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। जगत में वैसी घटना पूर्व में घटी या नहीं घटी, घटेगी या नहीं, इससे इसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसकी दुनिया संकल्पों में घटित घटनाएं हैं। संकल्प जगत में तो वह सब कुछ वर्तमान में घटित हो ही रहा है जो यह नए कहता है, भले ही वह कार्य वस्तु जगत में अनिष्पन्न है। यानी ये संकल्प को विषय बनाने वाला नय है, नैगम नय। जिस पाषाण में से मूर्ति बनाना निश्चित हो चुका है, उस पाषाण को दिखाकर यही कहा जाता है कि यह रही आपके ऑर्डर की मूर्ति। भावी 24 के तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा भी इसी नए का प्रयोग है। यानी अभी तीर्थंकर हुए नहीं, होंगे भविष्य में, लेकिन वर्तमान में उनकी प्रतिष्ठा कर दी ना कि ये महापदम तीर्थंकर हैं, ये निर्मल नाम के तीर्थंकर हैं। तो ये सब भावी नैगम नय की अपेक्षा है। धवला में कहा गया है कि किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते देखकर नैगम नय से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। यद्यपि पापी पुरुषों की संगति करने वाला व्यक्ति नरक जाने की इच्छा नहीं रखता, तथापि उसके वर्तमान परिणाम देखकर ज्ञानी जनों के चित्त में उसके भविष्य के बारे में कल्पना खड़ी होती है, अतः वे उसे भावी नैगम नय से नारकी कह देते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे पढ़िए। नैगम नय की उक्त व्याख्या ज्ञान नय की अपेक्षा है। अर्थ नय की अपेक्षा भी नैगम नय का विचार जिनागम में किया गया है। इस संदर्भ में आचार्य विद्यानंदी लिखते हैं, देखिए, आपको समझ में है ज्ञान नय की मुख्यता क्यों थी? क्योंकि आप अपने संकल्प को ग्रहण कर रहे हो इसमें, है ना? आपके ज्ञान में जो संकल्प आया, जो आपके ज्ञान में कल्पना हुई, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि संकल्प ग्राही नैगम नय है। अभी जो इसकी व्याख्या की वो ज्ञान नय की मुख्यता से की गई थी।
अब अर्थ नय की मुख्यता से कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन वो थोड़ी कठिन चर्चा है, ज़्यादा समझ में नहीं आती और ज़्यादा प्रचार भी नहीं है, लेकिन थोड़ी कोशिश करेंगे। पढ़िए अर्थ नय की अपेक्षा। अथवा नैकम गमो नैगमः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो एक को विषय नहीं करता वह नैगम नय है, अर्थात जो मुख्य गौण रूप से दो धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी दोनों को विषय करता है वह नैगम नय है। देखो, नैकम न एकम गमो, गमो माने जाने, जो एक को नहीं जाने। क्या मतलब? एक को नहीं जाने, दोनों को जाने। जैसे युगल धर्म है, दो धर्मी है, धर्म और धर्मी, इनको मुख्य गुण करके जाने, वो नैगम नय है। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ सर्वार्थ सिद्धि वचनिका का यह प्रश्नोत्तर भी ध्यान देने योग्य है। प्रश्न: दो धर्मों या धर्म और धर्मी दोनों को ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहना चाहिए, उसे नैगम नय कैसे कह सकते हैं? देखो भैया, प्रश्न किसको समझ में आया वो बताओ पहले। बताओ, अनम्यूट करके बताओ। भैया इसमें ये कहा है कि जो इसमें इसमें पहले ऊपर ये कहा कि दोनों धर्मी धर्म को भी जानना और धर्मी को जानना नैगम नय है। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि धर्म और धर्मी दोनों को जानने वाला तो प्रमाण हो जाएगा, तो उसे हम नैगम नय कैसे कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इसका मतलब अच्छा अभ्यास कर रही है प्रीति। बाकी लोग भी ठीक है ना, इससे पूछ लेना क्या क्या पढ़ रही है, क्या क्या सुन रही है। देखो, ये सूक्ष्म विषय है। प्रमाण क्या करता है कि वो सभी धर्मों को, धर्म को भी, धर्मी को भी, अंश को भी, अंशी को भी, सबको एक साथ मुख्य करके जानता है। लेकिन नय क्या करता है? नए वस्तु के किसी एक धर्म को, ठीक है, मुख्य करके जानता है। या तो अंश को विषय बनाएगा या अंशी को विषय बनाएगा, माने वस्तु के एक अंश को जानने वाला नय होता है। लेकिन आप नैगम नय में कह रहे हो कि वो दोनों धर्मों को जानता है, धर्म और धर्मी को भी जानता है। तो फिर प्रमाण में और इसमें क्या डिफरेंस रहा? प्रमाण भी तो ऐसे ही जानता था कि वो दोनों धर्म युगल को जानेगा, धर्म धर्मी को जानेगा, तो फिर ये तो प्रमाण हो गया। तो फिर आप इसको नैगम नय क्यों कहते हो? चलिए अब अंतर बताते हैं दोनों में, पढ़िए। उत्तर: प्रमाण दोनों को प्रदान करता है, पर यह नैगम नय दोनों में से एक को प्रदान करता है और एक को गौण करता है। ऐसा विशेष अंतर जानना चाहिए। बस उक्त अंतर इतना कथन ही है कि प्रमाण में उसके सभी धर्म मुख्य होते हैं। अब ये दो को जानता तो है, लेकिन मुख्य गौण करके, दोनों को मुख्य करके नहीं। जबकि प्रमाण में उसके दोनों धर्म, धर्म धर्मी मुख्य रूप से जानने में आते हैं, एक साथ, एक समान। उक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि अर्थ नय की अपेक्षा नैगम नय तीन तरह से द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को विषय बनाता है। दो धर्मियों में एकता का संकल्प, दो धर्मों में एकता का संकल्प और धर्म व धर्मी में एकता का संकल्प। इन्हें क्रमशः द्रव्य नैगम नय, पर्याय नैगम नय तथा द्रव्य पर्याय नैगम नय भी कहा जाता है। इन तीन नयों के क्रमशः 2, 3 और 4 भेद होते हैं। बताएंगे आगे, पढ़िए। निम्नलिखित तालिका में इन 9 भेदों के नाम दिए जा रहे हैं। इनका विस्तृत विवेचन श्लोक वार्तिक सर्वार्थ सिद्धि वचनिका अध्याय 1 सूत्र 33 की टीका तथा द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र परिशिष्ट 2 नए विवरण पृष्ठ 238 से 245 से जानना चाहिए। देखिए भाई, एक इन्होंने किया द्रव्य नैगम नय, तो द्रव्य नैगम नय के दो भेद। द्रव्य नैगम नय किसको कहा? तो देखो, धर्मी माने होता है द्रव्य एक तरह से, और धर्म होगा उसके अंश, उसको गुण कहो, पर्याय कहो।
तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि दो धर्मियों में एकता बताए तो ये द्रव्य नैगम्य है, और दो धर्मों में एकता बताए वो पर्याय नैगम्य है, और धर्म और धर्मी में एकता बताए वो द्रव्य पर्याय नैगम्य है। अब इसके भेद, पहले वाले के दो, फिर इसके तीन और इसके चार। तो दो भेद कौन से होंगे द्रव्य नैगम्य के? एक तो शुद्ध द्रव्य नैगम्य, अशुद्ध द्रव्य नैगम्य। पर्याय नैगम्य के अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, और अर्थ व्यंजन पर्याय मिक्सचर इनका। अच्छा, और उसके चार बताए थे, उसका नाम हमने बताया था द्रव्य पर्याय नैगम्य। तो क्या होगा कि जैसे द्रव्य के दो थे, शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य, ठीक है, और पर्याय के आपको तीन बताए थे, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ व्यंजन पर्याय। तो यहाँ चार कैसे बने? शुद्ध द्रव्य के साथ व्यंजन पर्याय नैगम्य, फिर अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम्य। इसी प्रकार शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस प्रकार नैगम्य के ज्ञान नय की अपेक्षा तो तीन भेद बताए। कौन कौन से? भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। ये ज्ञान नय की अपेक्षा थे। और अर्थ नय की अपेक्षा नौ भेद गिनाए, तो कुल मिला के 12 भेद हो गए। इन 9 भेदों के नाम कोई गिना सकता हो अगर स्टाइल समझ में आ गई हो तो? एक माइंड में चार्ट सेट कर लो ना, बताओ कौन बताएगा। इसी से बुद्धि तेज होती है, ऐसे प्रयोग करने पर। कि आपको कितना याद रहा? देखिए, अर्थ नैगम्य के मूल में हमने कितने भेद बताए? 3 भेद। वो कौन कौन से बताए? द्रव्य नैगम्य, पर्याय नैगम्य और द्रव्य पर्याय नैगम्य। द्रव्य नैगम्य के फर्दर 2 भेद, शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य। पर्याय नैगम्य के 3 भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ व्यंजन पर्याय। ठीक है, अंतिम बचा द्रव्य पर्याय नैगम्य के 4 भेद। अब ये 4 भेद कौन बताएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाना है। लगाओ थोड़ी ताकत। देखा, दिमाग की भी ताकत लगती है। नहीं? चलिए, पहला बताया था शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य, ठीक है, और पर्याय में बताया था अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब इनके कॉम्बिनेशन बना दो। शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, ठीक है। फिर उसके बाद व्यंजन पर्याय पे लगा लो, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो 2 3 4, तो 9 भेद हो गए, और 3 भेद ज्ञान नय के। इस प्रकार 12 भेद हो गए। चलिए, आगम के आधार पर इनके और भी भेद किए जा सकते हैं। यह अत्यंत व्यापक नय है, जिसमें द्रव्यगुण पर्याय रूप समस्त अर्थात्मक जगत तथा भूत वर्तमान भविष्य रूप ज्ञानात्मक जगत सब समा जाता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला जो होगा उसका विषय थोड़ा कम हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ऐसे आगे आगे उत्तरोत्तर हम बढ़ेंगे तो उनका विषय थोड़ा थोड़ा सिमटता जाएगा। ठीक है, फोकस्ड हो जाएगा। अब आइए संग्रह नय की चर्चा। चलिए पढ़िए। संग्रह नय समस्त पदार्थों की उत्पाद व्यय द्रव्यमयी सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान संग्रह नय कहलाता है। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी जी लिखते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए सभी विशेषों का एकत्व रूप से ग्रहण करना संग्रह नय है। सत्ता की एक ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर समस्त विश्व का
आलोक सहित संग्रह किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और प्रमाण अनुमान द्वारा अपनी जाति का विरोध ना करते हुए, यानी जो उसकी अपनी स्वरूप सत्ता है उसको भी एज इट इज बनाते हुए, सभी विशेषों का एकत्व रूप से, यद्यपि इन सब में अंतर है लेकिन किसी एक समानता के आधार पर उन सबका एकत्व रूप से ग्रहण करना। जैसे हम सब भारतीय हैं, चाहे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, लेकिन फिर भी उसमें एक समानता है ना कि हम सब भारतीय हैं। तो भारतीयता के आधार पर गुजराती भी भारतीय है, ठीक है, कन्नड़ी भी भारतीय है, यूपी वाला भी भारतीय, राजस्थान वाला भी भारतीय है। तो भारतीय कहने पर सबका ग्रहण हो गया। अच्छा चलो, अभी अमेरिकी है, ये जर्मनी है, पुर्तगाली है, लेकिन हमने कहा मनुष्य, ये उससे बड़ा संग्रह ना हो गया, तो इसमें अमेरिकी, ठीक है, एशियन, इटालियन, जापानी, चीनी सब आ गए। अच्छा, उससे भी बड़ा कोई संग्रह कर सकते हो मनुष्य से बड़ा? सैनी पंचेंद्रिय। वेरी गुड। हाँ सचिन भैया जरा क्रम से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। जीव में तो सब आ जाएंगे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय भी। भैया ने कहा सैनी पंचेंद्रिय, तो सैनी पंचेंद्रिय कहकर इसमें किस किस का संग्रह हो गया? देवनारकी देवनारकी और और मनुष्य, सभी उसके अलावा सैनिक पंचेंद्रिय मनुष्य क्रियंचों का भी। ठीक है, अब फ्रेंच भी उससे आ और गए। आगे संग्रह करो तो कर लो आप। क्या करोगे भैया बताओ जरा, दिमाग बहुत लगाते हैं। जीव। अभी आप चूक गए, क्रम नहीं रहा। अभी उसमें लगा सकते हैं त्रस। क्या लगा सकते हैं? त्रस। हाँ, त्रस, क्योंकि दो त्रस। इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस में तो आ उसके बाद क्या लगा सकते हैं? गए। स्थावर। है जी, स्थावर तो अलग ग्रुप है एक, वो तो एक इंद्रिय जीव को अलग कहते ग्रुप हो जाएगा। हैं। हाँ, फिर अच्छा, वो त्रस जीव और आ स्थावर संसारी जाएगा। को और क्या मुक्त। कहते हैं? सही बोला, किसने जीव। बोला? तो ये हमने किसने बोला था? सही आया था। क्या बोला था भैया, दीदी? हमने क्या बोला था संसार भैया? संसारी और मुक्त। जीव संसारी और, संसारी और मुक्त। ये तो भेद, ये तो भेद करोगे तो व्यवहार का विषय हो जाएगा। अभी तो आप संग्रह कर रहे हो, अभी आप कहो संसारी, तो संसारी कहकर आपने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय सबका ग्रहण हो गया। ठीक है, अब संसारी से आगे संग्रह कौन सा करोगे? कोई बात नहीं, गलत भी हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत संसारी नहीं और है। मुक्त कर देंगे भैया, संसारी और मुक्त। नहीं, भेद नहीं करना है आपको, अभेद करना है, संग्रह करना है। अवैध ही करके बताना। हम्म। अब तो जीव आ जाएगा भैया। हाँ जी, अब जीव कर लो बस। ठीक है, सही है, आपको समझ में आया। अच्छा, अब जीव के आगे का भी कोई संग्रह हो सकता है क्या? द्रव्य। देखो शिवानी ने अच्छा दिमाग लगाया, वो कह रही है पहले अरूपी कर लो, अरूपी। अरूपी द्रव्य है ना। अब द्रव्यों को दो भेद होते हैं, रूपी और अरूपी। अब जीव को ले रहे हैं हम, तो जीव के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी अरूपी है। तो हमने एक संग्रह किया अरूपी, तो इसमें ये सब गर्भित हो। अब उसके बाद अगला संग्रह कौन सा करेंगे? द्रव्य। तो उसमें सभी द्रव्य आ गए, चाहे रूपी हो चाहे अरूपी हो। ठीक है, इसी को हम सत ऐसा कहकर भी सब आ जाते हैं सत के अंदर। चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म, धर्म, आकाश, काल, संसारी हो, मुक्त हो, सब आ जाएंगे। क्या कहकर? सत। क्योंकि जो सत है, अब वो सारे ही द्रव्य सत है। तो सत एक ऐसा विशेषण है जिसके आधार पर एकत्व करने से कुछ नहीं बाकी बचता। तो सत, इसको कहते हैं महासत्ता। तो सबसे अंतिम भेद है ना,
उसको कहेंगे महासत्ता। और जो नीचे नीचे वाले संग्रह चल रहे थे, जैसे अरूपी, ठीक है, और क्या कह रहे थे आप, अरूपी से पहले रस, संसारी, रस, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अवान्तर सत्ता हो जाएंगे। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए। भैया ये अवान्तर सत्ता का क्या मतलब? अवान्तर सत्ता क्या है, जैसे आपने कहा सत, फिर आपने सत के दो भेद किए, कौन कौन से, चेतन और अचेतन, अथवा रूपी और अरूपी। तो रूपी ये अवान्तर सत्ता है उसकी, फिर रूपी के भी और भेद करो, और भेद करो, तो उनके एक एक भेद करते जाओ, वो उसकी उससे नीचे वाली सत्ता वो कहलाती अवान्तर सत्ता। अभी थोड़ा सा व्यवहार और समझेंगे, फिर ये क्लियर होगा आपको। ठीक है भैया। देखो जैसे पहले हमने कहा था कि मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य जो है ये महासत्ता नहीं है, अवान्तर सत्ता है। अब इससे ऊपर की और सत्ता क्या ली हमने, हमने कह दिया सैनी पंचेंद्रिय, तो ये उससे ऊपर की तो है, लेकिन जो सबसे टॉप की महासत्ता है वो है सत, क्योंकि जिसको कहने पर सबका ग्रहण हो जाए, कोई ना बचे, वो कहलाती है महासत्ता। और उसके नीचे के जितने भेद थे वो सारे के सारे कहलाते अवान्तर सत्ता। जैसे हमने जब सत कहा तो उसमें 6 द्रव्य गर्भित है ना, तो जो 6 द्रव्य हैं वो हो गए उसकी अवान्तर सत्ता है। फिर उसमें एक एक द्रव्य में भी जो जो भेद प्रभेद हैं वो उनकी फर्दर और अवान्तर सत्ताएं हैं। तो एक महासत्ता में सारी अवान्तर सत्ताएं गर्भित हैं। चलिए इसको पूरा कीजिए। ठीक है भैया। यहाँ संग्रह करने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है। हाँ, कोई ज्ञान टेंशन लेके बैठ जाए कि भैया कितना संग्रह करेंगे, पहले सारे मनुष्यों का संग्रह कराओ, फिर सारे त्रियंचों का, फिर त्रसों का, कहीं संग्रह नहीं करना। कहाँ करना है, ज्ञान में। ठीक है, इस अपेक्षा से पदार्थों को जानना, ठीक है, ज्ञान में अपने इस प्रकार का ये नए, तो यानी ये भी ज्ञान नए है। पढ़िए। ज्ञान में समस्त विश्व को मात्र सत रूप से जानना है, अर्थात समस्त द्रव्यों के जातिगत भेद को गौण करके सत्ता मात्र को मुख्य करके जानना है। पढ़िए। विश्व के सभी पदार्थों की संयुक्त सत्ता को महासत्ता कहा जाता है, तथा प्रत्येक द्रव्य की भिन्न भिन्न सत्ता को अवान्तर सत्ता कहा जाता है। महासत्ता को जानने वाला ज्ञान शुद्ध संग्रहणय, सामान्य संग्रहणय या पर संग्रहणय कहा जाता है, और अवान्तर सत्ता को जानने वाला ज्ञान अशुद्ध संग्रहणय, विशेष संग्रहणय तथा अपर संग्रहणय कहा जाता है। ये समझ में आया आपको? जब आप ये कहोगे सत, बस इसको ग्रहण करोगे ज्ञान में, तो सब कुछ आपके ज्ञान में ग्रहण हो गया उसके अंदर, ये महासत्ता है। जब आप जीव ऐसा ग्रहण करोगे, क्योंकि जीव भी तो सत्ता का एक भेद है ना, इस अपेक्षा जीव ये अवान्तर सत्ता, इसको कहेंगे अशुद्ध संग्रह। माने सबसे टॉप का जो आपने संग्रह किया वो कहलाएगा शुद्ध संग्रह, उसके नीचे के जितने और हैं वो सब कहलाएंगे अशुद्ध संग्रह। भैया ये पर अपर क्या होता है? पर अपर? अपर माने होता है उत्कृष्ट, अपर माने अनुत्कृष्ट। ठीक, हाँ, मतलब ये पर वो पर नहीं है, जैसे हम कहते हैं दूसरे नहीं, को पर है ये। एक होती है परा विद्या, एक होती है अपरा विद्या। परा माने उत्तम, अपरा माने अनुत्तम।